कि बिहार के 10 जिले जहां पर सबसे ज़्यादा कैंसर और पथरी का रोग है, उसमें सीमांचल के चारों जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज आते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा दूर भी है और गरीबी भी सबसे ज़्यादा है। नतीजा ये है कि वहाँ एम्स का एक ब्रांच स्थापित होगा और सीमांचल में एम्स के इस शाखा को स्थापित करने के लिए सरकार वो ज़मीन जो अनुकूल है और वहाँ 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। कि एम्स की एक शाख दरभंगा आई, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किया होगा, बिहार की जरूरत भी रही, केंद्र ने इंसाफ करने का काम किया। पहले तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया, केंद्र की सरकार ने इसको अनुकूल नहीं पाया और फिर इसके लिए अलग से ज़मीन की मांग की गई और वहाँ जो ज़मीन उसको दी गई है वो ज़मीन जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग आए तो अप्रैल के महीने में कह दिया कि निर्माण के लिए ज़मीन अनुकूल नहीं है। अब संभावना ये बन रही है कि एम्स की वो शाख दरभंगा से यानी बिहार से लौट जाए और उसके लिए शायद मुख्यमंत्री भी तैयार हो कि मुख्यमंत्री इस दरमियान में उसके बारे में चुप हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की बात इन्होंने कही है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस वक्त बिहार में बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बीमारों की संख्या अगर कहीं है और जहाँ जो मामला है प्रदूषण का मामला है, पानी में वो है, आयरन है, आर्सेनिक है और यूरेनियम भी पाया गया है, जिस कारण सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में बीमारों की संख्या वो सीमांचल में है। कैंसर, अभी महावीर कैंसर संस्थान की भी रिपोर्ट आई है कि बिहार के 10 जिले जहां पर सबसे ज़्यादा कैंसर और पथरी का रोग है, उसमें सीमांचल के चारों जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज आते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा दूर भी है और गरीबी भी सबसे ज़्यादा है। नतीजा ये है कि वहाँ एम्स का एक ब्रांच स्थापित होना चाहिए और दरभंगा में ज़मीन अनुकूल नहीं मिल रही है। वहाँ पिछले दिनों में भी केंद्र सरकार के संस्थान को स्थापित करने या बिहार सरकार की ओर से कोई स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वहाँ कायम किया जाए, उसके लिए ज़मीन की तलाशी की गई थी। तो किशनगंज के प्रखंड कोचाधामन में पाटकुई मौजा में खाता नंबर 237 खेसरा नंबर 2270 में 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का आग्रह है कि एम्स के इस शाख को बिहार से वापस जाने नहीं दिया जाए, राजनीति का शिकार न हो, बल्कि सीमांचल सबसे ज़्यादा हकदार है और सीमांचल में एम्स के इस शाख को स्थापित करने के लिए सरकार वो ज़मीन जो अनुकूल है और वहाँ 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है, यातायात की दृष्टि से भी सुलभ है और मैं समझता हूँ कि उत्तरी पूर्वी बिहार के एक बड़े हिस्से को वहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए एम्स के इस ब्रांच को किशनगंज में स्थापित करने के लिए और सीमांचल में स्थापित करने के लिए सरकार अपनी मंजूरी दे और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। हम लोग इस काम के लिए अभी वज़ीर आला को हम लोगों ने इस मामले में अपना एक मेमोरेंडम भी दिया है और प्रेस के माध्यम से भी हम वज़ीर आला से मुखातब हैं और सीमांचल के उन तमाम तर नेताओं से भी जो अलग अलग पार्टियों से हों या सरकारी पार्टियों से हों, दलगत भावना से ऊपर उठकर हम उनसे भी विनती कर रहे हैं कि सीमांचल के विकास के लिए पार्टी की दीवारों को तोड़कर आइए और सीमांचल में एम्स के इस शाख को स्थापित करने के लिए अपने अपने तौर पर प्रयास कीजिए और नीतीश कुमार की सरकार जो न्याय के साथ विकास का दावा करती है तो इस बात का सबूत दे, चूंकि इन 17-18 सालों में बिहार के दूसरे हिस्सों में जो विकास हुआ है उसकी कोई किरण सीमांचल नहीं पहुंची है। इसलिए सीमांचल में इस योजना को वहां पर एम्स के शाख को वहां स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध है, जमीन का प्रस्ताव है। नंबर 1 है ये जमीन वहां पर डीएम ने बाज़ाब्ता बिहार सरकार की जमीन है और बिहार सरकार की जमीन को उस जमाने में भी केंद्र द्वारा 7 निश्चय के तहत वहां पर स्वास्थ्य संस्थान वगैरह के बारे में, फिर केंद्र की तरफ से भी एम्स का भी मामला था, इसको 2016 में भी अपने पत्र के जरिए से बिहार 2016 में वहाँ के डीएम ने बाज़ाब्ता बिहार के हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा है, उन्हें 2019 में भी भेजा है उन्होंने। इसलिए ज़मीन उपलब्ध है, ज़मीन अनुकूल है और वहाँ पर स्थापित होना चाहिए, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरा मुतालबा है हमारा ये कि अभी 1,70,000 सरकार ने वादा किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अच्छा किया है उन्होंने। ये काम की शुरुआत उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से की है। यकीनन है कि जिस्म का हिस्सा जख्मी हो तो आँख के जख्म का पहले इलाज होना चाहिए। 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है
जो लोग टीईटी क्वालिफाइड होंगे वही लोग आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये है कि होना ये चाहिए था कि जो लोग टीईटी क्वालिफाई कर गए हैं उनका एग्जाम नहीं लेना चाहिए था, उनकी बहाली होनी थी। और अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो पुनः जो रिक्तियां हैं उसके लिए आप करते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। बार बार एग्जाम लेकर के इन गरीब अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक बड़ा फॉल्ट ये है कि 2013 में ही उर्दू टीईटी बांग्ला का एग्जाम हुआ और उसमें 28 क्वेश्चन गलत हुए और नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट देकर ये पहला वाकया होगा कि 26,009 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देकर 12,000 लड़कों को फिर से फेल कर दिया गया। और इस पर एक बड़ी प्रक्रिया चली और उसमें कोर्ट का मामला हुआ, फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उस पर सीएम के घर पर बैठक हुई और उसमें कट ऑफ मार्क्स को कम करने की बात कही गई। जब जान रहे कि उर्दू का मैक्सिमम ताल्लुक 90% आबादी माइनॉरिटी से है, माइनॉरिटी के लोग इस वक्त SC ST के लेवल पर आ गए हैं, तो जनरल कट ऑफ मार्क्स 50 और 45 किया जा रहा है, लेकिन उर्दू का कट ऑफ मार्क्स 55 और 60 किया जा रहा है। ये भी उनके साथ नाइंसाफी है। 28 क्वेश्चन गलत दिए गए, ऐसे अफसरों पर, नालायक ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन लोगों ने गलत क्वेश्चन दिए। इसका भुगत रहे हैं ये 12,000 टीचर अभ्यर्थी, ये डंडे खा रहे हैं, इनका रिजल्ट नहीं दिया गया। इसलिए हमारा मुतालबा ये है, MIM में मुतालबा करती है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और आईन हिंद यानी संविधान के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई उसकी मादरी जबान में दी जाए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। उर्दू मीडियम के स्कूल हमारे लिए नहीं है। उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर 80,000 से ज़्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है और इस 1,70,000 में एक भी उर्दू टीचर बहाल नहीं हो पाएगा अगर इन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। चाहे तो आप ये कर दीजिए, सबसे पहले तो इन लोगों का रिजल्ट आप दे दीजिए और साथ ही उर्दू के सीटों को भरने के लिए टीईटी की अनिवार्यता को खत्म कीजिए। जो लोग आ गए हैं इनका रिजल्ट दीजिए और बाकी सीटों को भरने के लिए उसकी अनिवार्यता को खत्म कीजिए। ये मुतालबा कर रहे हैं। बिहार में दूसरी सरकारी जबान की हैसियत भी है उर्दू को, और गला कोई दूसरा घुटता, बिहार ही घोट रही है। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो राजद के कोटे में है और राजद जो उर्दू के साथ इंसाफ की बात करती है, मैं समझता हूँ ये शायद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से भूल हो रही होगी। इसलिए इसमें सुधार कर लें ताकि उर्दू के अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन डाल सकें। और आपको ये भी बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी की जब बैठक हुई चीफ मिनिस्टर के यहाँ, तो चीफ मिनिस्टर ने लीगल सजेशन मांगा और लीगल सजेशन में भी इन लोगों के रिजल्ट को जारी कर देने की बात कही गई है। उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि उर्दू के टीचरों की, उर्दू के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है? ऐसा लगता है कि चूंकि इसमें ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी वजह से शिक्षा विभाग में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी में आने नहीं देना चाहते हैं। इसका संकेत यही जाता है कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं जिसका इजहार हम लोग के पास कर रहे हैं वो, और जिसका इजहार हम आप तक कर रहे हैं। एक तीसरा मामला ये है कि एक केस संख्या है 107/2023। अप्रैल के महीने में रमज़ान के दिनों में एक नौजवान शहरी के वक्त, जबकि सुबह सुबह हो जाती है, उस वक्त शहरी का सामान लेने के लिए पड़ोस में जाता है और वहाँ पर सिक्टी में SSB के नौजवानों ने पकड़कर उसको इतना पीटा कि थाना ले जाते वो दम तोड़ दिया। SSB के नौजवानों को किसने मारते मारते दम तोड़ देने की हालत पर पहुंचा देने की इजाज़त दी है? क्या कोर्ट ने उसे फैसला करने की इजाज़त दी? क्या हुकूमत ने इसको इजाज़त दी? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम पर वो किसी पर भी कोई अन्याय कर सकते हैं? क्या कानून बात की इजाज़त दे रहा है? और हद यह है कि बिहार के कोई नेता भी वहाँ नहीं पहुँचे, सत्तारूढ़ दल के SP और DSP तक भी नहीं पहुँचा। और आज SSB के नौजवान गांव के लोगों को धमका रहे हैं कि तुम अपना मुकदमा वापस लो वरना सारे लोगों को हम जेल भिजवाने का काम करेंगे, झूठे मुकदमा करवाएंगे। माइनॉरिटी के लोग हैं, खौफ में हैं और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर भी आकर DGP साहब से वो लोग मिलने के लिए आए थे, उनसे नहीं मिल पाए तो IG सिक्योरिटी से उनका एप्लीकेशन दिया गया है ADG से, और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इन 3 अहम मुद्दों पर एम्स की शाख को सीमांचल के किशनगंज में स्थापित किया जाए, उर्दू TET का रिजल्ट जारी कराया जाए ताकि 1,70,000 शिक्षकों में उनकी बहाली सुनिश्चित हो, और SSB के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने सिक्टी में एक नौजवान की पीट कर हत्या कर दी है। इन 3 अहम मुद्दों पर हम लोगों ने आज प्रेस के माध्यम से सरकार के ध्यान को आकृष्ट कराने, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली सरकार को इंसाफ के लिए कदम बढ़ाने, उर्दू की दूसरी सरकारी ज़बानी हैसियत को बाकी रहने देने के लिए, उर्दू के शिक्षकों को बहाली का मौका देने के लिए हम लोगों ने प्रेस के बंधुओं को आज दावत दी। सीखना चाहिए
कोई जबान किसी की निजी जबान नहीं है, भाषा के भेड़ में नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि अफवाह होगी। देवबंद के हमारे लोग इस मामले में जानते हैं कि जमीयतुल उलमा की तहरीक वहीं से उठी, देश की आज़ादी के लिए गांधी के साथ कदम से कदम बढ़ाया तो देवबंद के उलमा ही थे, जमीयतुल उलमा ही थी। इसलिए देवबंद से कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा, बल्कि देवबंद ने भी फैसला लिया है कि हम को जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस में समाहित करेंगे। ये फैसला देवबंद ने लिया है। जनरल टीईटी को ये क्या मामला है? आप जनरल टीईटी को करेंगे, आप ये 50 और 45 करेंगे और उर्दू को 65 करेंगे, ये क्या है? उर्दू ट्रांसलेटर का मामला यही करके रखा है, उर्दू एकेडमी का मामला यही करके रखा है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की बहाली आप नहीं कर रहे हैं। ये सारा मामला जिनका लगाव कहीं न कहीं से माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। कैसे चलेंगे आप? ठंडा पियेंगे तब न जाएंगे।